आज आप लोगों को जलवायु में ITCZ के बारे में और मानसून सीमांत क्या होता है उसके बारे में और कुछ विद्वान जो थे जिसमें से ब्रिम्स, फ्लोन और MT इन के बारे में बताएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे भारत की जलवायु। इससे पहले हमने 2 वीडियो में पढ़ा दिया है इसके बारे में थोड़ा, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बता रहे हैं। तो ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसको समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये हमारी अर्थ है, ये भूमध्य रेखा, तो इधर का जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के पास निम्न वायुभार एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। तो जो एक हमारी भूमध्य रेखा है यहाँ पर एक निम्न वायु भार वाला क्षेत्र होता है। भूमध्य रेखा के पास एक निम्न वायुभार वाला क्षेत्र जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें मिलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये आके जहां मिलती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसको लिख लेते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हिंदी में कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखा के पास जो है तुम्हारी भूमध्य रेखा, इसके पास निम्न वायुभार कम दबाव वाला क्षेत्र, कम दबाव वाला क्षेत्र कम दबाव वाला क्षेत्र जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें हवाएं मिलती हैं। क्या कहलाता है? ITCZ। अब ITCZ
ऋतुओं के अनुसार अपनी स्थिति बदलता रहता है। लिख लेते हैं ITCZ ऋतुओं के अनुसार अपनी स्थिति बदलता रहता है। जो ऋतुएं होती हैं उसके हिसाब से ये, या जैसे ये भूमध्य रेखा पर है, ये उत्तर की ओर भी खिसक सकता है और दक्षिण की ओर भी खिसक सकता है ऋतु के हिसाब से। तो ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा के ये हमारी भूमध्य रेखा, इधर एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा, क्योंकि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो इसलिए हम इधर के कर्क रेखा को पढ़ेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में जब कर्क रेखा के ऊपर लंबवत, ग्रीष्म ऋतु में जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है या विस्थापित हो जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है या विस्थापित हो जाता है, जिससे दक्षिणी पूर्व जब इस रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है, यहां बाहर बना लेते हैं, सूर्य लंबवत जब चमकता है किस पर, कर्क रेखा पर, तो हमारी ITCZ किधर की ओर खिसक जाती है, उत्तर की ओर खिसक जाती है। किधर खिसक जाती है, उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिससे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने, जो दक्षिणी पूर्वी इधर साइड की व्यापारिक पौने हैं, जिससे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने भूमध्य रेखा की या भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। जब ये रेखा, जब कर्क रेखा पर सूर्य हमारा लंबवत चमकता है यहाँ पर, तो जो ये ITCZ है वो इधर उत्तर की ओर बढ़ जाती है, ITCZ। तो जब ये इधर खिसकेगी तो ये जो हवाएं चल रही थी ये भूमध्य रेखा को पार करके अब कहाँ चलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ लिखा बाद में उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के प्रभाव के कारण,
अपने दाईं ओर मुड़ जाती, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। कॉर्लिस फोर्स के जो घूर्णन शक्ति है, कॉर्लिस फोर्स के अनुसार ये किधर मुड़ जाती हैं, कौन है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तथा दक्षिण पश्चिम में, तथा दक्षिण पश्चिम में, तथा दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में चलने लगती हैं। से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में चलने लगती हैं। तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण पश्चिम से, जो दक्षिण था तुम्हारा, मतलब पश्चिम, इधर से दक्षिण पश्चिम से तुम्हारी उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तर है तुम्हारा और ये पूर्व है, तो इधर की ओर चलने लगती हैं। ये उत्तर पूर्व पड़ेगा तुम्हारा, ये दक्षिण पश्चिम पड़ेगा, तो इधर से इधर की ओर चलने लगती हैं। अब मानसून सीमांत क्या होता है? मानसून सीमांत, मानसून सीमांत। अच्छा, मानसून गर्त, इसे ITCZ को कभी कभी मानसून गर्त भी कह दिया जाता है, याद रखिएगा। मानसून गर्त अगर कहीं आए तो ITC को ही मानसून गर्त कह दिया जाता है। मानसून सीमांत क्या होता है? जिस सीमा पर, जिस सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिस सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पौने उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने मानसून पौने उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने, जिस सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पौने और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौनों से मिलती हैं, मानसून गर्त नहीं, मानसून सीमांत कहलाता है। मानसून सीमांत कहलाता है। तो हमने क्या कहा, जिस सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पौने, दक्षिणी और पश्चिमी ये मानसून पौने उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने, जो इधर से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने हैं, इनसे जब मिलती हैं उत्तर पूर्वी, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने हैं यहाँ पे मैप में जब देखोगे ऐसे, और इधर दक्षिणी पश्चिमी तुम्हारे क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पौने हैं। ये दो जो जहां पे मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, मानसून सीमांत, इसे क्या कहेंगे, मानसून सीमांत। अब ब्रिम्स, जो विद्वान थे ब्रिम्स, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, तो ब्रिम्स ने अपनी, जो ब्रिम्स की पुस्तक है कंपेंडियम ऑफ मेट्रोलॉजी,
ब्रिम्स की पुस्तक है कंपेंडियम ऑफ मेट्रोलॉजी। उसी में उन्होंने व्यापारिक पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का नाम दिया है। तो लिख लेते हैं, ब्रिम्स ने अपनी पुस्तक कंपेंडियम ऑफ मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक में जो विस्थापित व्यापारिक पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का नाम दिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का नाम दिया है, क्योंकि ये यहाँ से जो यहाँ पे आती हैं इनको विस्थापित कर देती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, दक्षिणी मानसून पवनों का नाम दिया है किसने, ब्रिम्स ने। उसके बाद फ्लोन तो फ्लोन के अनुसार ऋतु परिवर्तन के साथ साथ आईटीसी की भी स्थिति में परिवर्तन होता है। किसने कहा था, फ्लोन ने बताया था कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ आईटीसी में भी या आईटीसी की स्थिति बदलती है या परिवर्तित होती है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जुलाई में आईटीसी उत्तर की ओर खिसक जाता है और उत्तरी उष्ण कटिबंध अभिसरण कहलाता है। तो जब जुलाई का मंथ होता है भारत में, जुलाई में आईटीसी उत्तर की ओर जाती है। जुलाई में आईटीसी उत्तर की ओर खिसक जाती है और उत्तरी उष्ण कटिबंध अभिसरण कहलाता है। अभिसरण कहलाता है। तो जुलाई में आईटीसी उत्तर की ओर खिसक जाती है, इधर की ओर खिसक जाती है। ये करेगा भारत से ऐसे, तो ये इधर यहाँ पे थी तो यहाँ और ऊपर खिसक जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। उत्तर की ओर जो तुम्हारा उत्तरी कटिबंध है, इसमें उष्ण कटिबंध है, तो उत्तर की ओर जब खिसक जाती है तो क्या कहलाती है, उत्तरी उष्ण कटिबंध कहलाता है। जोन कई जोनों में बटा हुआ है, उष्ण कटिबंधीय, निम्न कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय। तो उसके बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें न कि दक्षिणी व्यापारिक पवनें। तो इन्होंने क्या बताया,
फ्लो ने कि भारत में फ्लो ने कहा कि भारत में प्रवाहित होने वाली या भारत में चलने वाली, भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें। तो भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें, यही जो यहाँ पे बताया, ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून पवनें हैं इधर से जो जा रही हैं, क्योंकि भारत का मैप यहाँ पे बनेगा ये इस तरह। तो भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं, भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें, भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें। हैं ना कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक इन्होंने क्या बताया कि जो भारत में प्रभावित होने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं तुम्हारी वो भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं, ना कि दक्षिणी व्यापारिक पवनें। यहाँ की पछुआ पवनें हैं, ना कि व्यापारिक दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें हैं। अब एमटीईन के बारे में, एमटीई तो ब्रिम्स के बारे में पढ़ा, मानसून सीमांत ब्रिम्स के बारे में पढ़ा गया, और फ्लोन के बारे में। अब एमटीईन एक वैज्ञानिक हैं, एमटीईन, इन्होंने क्या बताया कि बंगाल की खाड़ी के मानसून, इन्होंने 3 बिंदुओं पे बताया। क्या पहला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी के मानसून गर्त को ऊपरी पवन का 90 पूर्वी देशांतर की ओर चलना। तो जो तुम्हारी बंगाल खाड़ी लिख लेते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी ये है कर्क रेखा, ये है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, महासागर। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून गर्त की, बंगाल की खाड़ी के मानसून गर्त की, बंगाल की खाड़ी के मानसून गर्त की ऊपरी पवन का, ऊपरी पवन का 90 पूर्वी देशांतर की ओर चलना, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलना। तो ये बंगाल खाड़ी है, इसमें जो मानसूनी गर्त यानी आईटीसीजेड का है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलती है। दूसरा है निम्न अक्षांशीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, निम्न अक्षांशीय
निम्न अक्षांशीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, निम्न अक्षांशीय, दूसरा निम्न क्या होता है, निम्न अक्षांशीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर चलना, उत्तर की ओर चलना। तो इधर जो पश्चिम है, जेट स्ट्रीम जो चलती हैं यहाँ पे तुम्हारा इस तरह हिमालय, तो इनका उत्तर की ओर ये चलने लगती हैं। किधर चलने लगती हैं, उत्तर की ओर, जेट स्ट्रीम। तीसरा इन्होंने बताया उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दबाव की स्थिति का प्रभाव, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दबाव, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दबाव की स्थिति का प्रभाव, दबाव की स्थिति का प्रभाव, ये प्रभाव पड़ते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में, इसमें हवाओं के दबाव का स्थिति कैसा होता है, उसका भी प्रभाव मानसून पे पड़ता है। तो इनके अनुसार मानसून का विस्फोट ऊपरी वायुमंडल दशा पर निर्भर करता है। इन्होंने और क्या बताया, इनके अनुसार मानसून का विस्फोट, मानसून का विस्फोट, इनके अनुसार मानसून का विस्फोट ऊपरी वायुमंडल दशा पर निर्भर करता है। ऊपरी वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल की दशा पर निर्भर करता है। तो जो ऊपरी वायुमंडल है उसकी क्या दशाएं हैं, क्या स्थिति है, उसके ऊपर क्या मानसून विस्फोट निर्भर करता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब जब उत्तरी गोलार्ध, जब उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध के वायुमंडल, जो तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध है इसके वायुमंडल में, जब उत्तरी गोलार्ध के वायुमंडल में परिवर्तन होता है, तो जब उत्तरी गोलार्ध के वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मानसून का विस्फोट होता है। तो मानसून का विस्फोट होता है। इन्होंने क्या बताया कि मानसून का विस्फोट ऊपरी वायुमंडल की दशा पर निर्भर करता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसके वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, मानसून का विस्फोट होता है। निम्न, और इन्होंने क्या कहा, निम्न अक्षांशीय ऊपरी वायुगत, निम्न अक्षांशीय ऊपरी वायुगत 90 पूर्वी देशांतर की ओर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर, अपेक्षा 80 डिग्री देशांतर की ओर खिसक जाता है, देशांतर की ओर
की ओर जाता है। तो बताएं निम्न अक्षांशीय वायुमंडलीय जो तुम्हारा बनता है यहाँ पे, ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की अपेक्षा 80 डिग्री देशांतर की ओर खिसक जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे पी कोटेश्वरम का विचार, या जो जलवायु के बारे में पी कोटेश्वरम का मत है उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।